हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय वर्मा अपने यूट्यूब चैनल वर्मा मैथमेटिक्स पॉइंट पर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 10th के मैथ्स पेपर के लिए हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए हैं। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला पार्ट, खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए हमारा प्रश्न है। अब प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न है एच सी एफ ए बी इंटू एल सी एम ए बी। तो एच सी एफ ए बी मतलब एल सी एम एच सी ए बी का और एच सी एफ ए बी का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए क्रॉस बी, मतलब ए इंटू बी। ठीक है ना। दूसरा है बिंदु पी एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी होगी। अब मूल बिंदु से दूरी देखना, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु मतलब जीरो 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 से दूरी क्या हो जाएगी, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगला है रूट पी एक संख्या है। कौन सी संख्या है? रूट पी एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। आगे प्रश्न है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किन्हीं दो संगत, देखना संगत की जगह सांगत लिखा गया है, संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो किन के बराबर होता है? देखना, दो समरूप त्रिभुज बना देते हैं। किन्हीं दो समरूप त्रिभुजों जैसे ए बी सी पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर क्या आ जाएगा? वर्गों के अनुपात के बराबर। ठीक है ना, इसमें आ जाएगा वर्गों के। अगला है एक्स अक्ष और वाई अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है? एक्स अक्ष और वाई अक्ष प्रतिच्छेद कहाँ करते हैं? देखना, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, तो दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु ये, तो इसको कहेंगे मूल बिंदु। क्या कहेंगे? मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0। ठीक है ना। अगला प्रश्न है परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं क्या कहलाती हैं? दोनों कहलाती है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। ठीक है ना, वास्तविक संख्याएं। ठीक है ना, ऐसे हो जाएगी। अगला है द्विघाती बहुपदों में, द्विघाती बहुपदों में शून्यक होते हैं। द्विघाती है तो शून्यक भी कितने होंगे? 2 शून्यक होते हैं। अगला प्रश्न है बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के शून्यकों का योगफल होता है माइनस बी बाय ए। और ऐसा कैसा सवाल है? बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के शून्यकों का गुणनफल होता है सी बाई ए। कितना होता है? सी बाई ए। अगला प्रश्न है एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्य हो जाएंगे? त्रिघात है तो कितना हो जाएगा? 3 शून्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दो बहुपदों का योगफल, दो बहुपदों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको? एक बहुपदी मिलेगा। ठीक है ना, क्या मिलेगा? एक बहुपदी मिलेगा। अगला प्रश्न है हमारा अनंत अनेक हल होने पर रेखाएं कैसी होती है? रेखाएं समपाती हो जाती है। रेखाएं कैसी हो जाती है? समपाती हो जाती है। अगला प्रश्न है a1 बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 की स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म का हल, और यह हल कैसा होता है? संगत होता है। कैसा होता है? संगत। ठीक है ना। अगला है यदि रेखाएं समांतर हैं, इस स्थिति में समीकरण युग्म, देखना रेखाएं समांतर है तो कौन सी हल होती है? कोई हल नहीं होता, और कोई हल नहीं होता में समीकरण युग्म कैसा होता है? असंगत। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? असंगत। अगला प्रश्न है हमारा समीकरणों को जोड़कर या घटाकर हल करने की विधि क्या कहलाती है? ये कहलाती है विलोपन विधि। कौन सी विलोपन विधि? कौन सी मेथड से करते हैं? जोड़ते हैं घटाते हैं अपन? विलोपन विधि। ठीक है ना, विलोपन विधि। अगला प्रश्न है यदि x प्लस वाई बराबर 5 और x का मान हो, तो x का मान हो 1 रख दें और y बराबर 5, तो y का मान कितना हो जाएगा? 1 इधर चला जाएगा तो y इक्वल टू 5 माइनस 1 4। तो कितना आंसर आ जाएगा? y का मान 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। अगला है द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी होती है? द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 होती है। कितनी होती है? 2। अगला प्रश्न है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल, देखना इसका मान यदि 0 आया तो दोनों मूल कैसे होते हैं? दोनों मूल हमारे समान होते हैं। कैसे होते हैं? समान या बराबर। ठीक है ना, समान होते हैं। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविक्तिकर, तो विविक्तिकर का सूत्र मालूम ही है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। विविक्तिकर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगला है किसी द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक कितने मूल हो सकते हैं? तो द्विघात समीकरण के मूल 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। कितने मिलेंगे? 2। शून्यक भी 2 और मूल भी 2। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी के कोई दो लगातार पदों का अंतर, समांतर श्रेणी के दो लगातार पदों का अंतर सार्वांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? सार्वांतर। ठीक है ना, ये आ गया आंसर। ठीक है। यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो बी को ए और सी का कहते हैं, बी को ए और सी का समांतर माध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर
माध्य, ठीक है ना, ये प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो तब एनवा पद क्या होगा? तो एनवा पद होगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कितना हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, देखना संगत की जगह फिर संगत लिखा गया है गलती से। संगत भुजाएं कैसी होती है? वो होती है अनुपातिक। क्या होती है? अनुपातिक, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा फिर रहेगा, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा की कैसी होती है? ये थेल्स प्रमेय है। कोई भुजा, देखना ये भुजा ये भुजा है, ये वाली भुजा, कोई भुजा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। कैसी होती है? समांतर। तीसरी भुजा के समांतर होती है, इसे थेल्स प्रमेय या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय कहते हैं। अगला प्रश्न, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के, एक बार और आ चुका है ये, तो ये हम देख चुके हैं, इसका आंसर आ जाएगा वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। प्रत्येक वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। कैसे होते हैं? समरूप। सभी वृत्त कैसे होते हैं? वो भी कैसे होते हैं? समरूप। सभी वृत्त कैसे होते हैं? समरूप। सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं तो वो होते हैं समबाहु। कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? समबाहु, जो समान भुजा वाले हों। अगला प्रश्न है, एक वृत्त की व्यास के सिरों के निर्देशांक ये और ये हैं तो उसके केंद्र के निर्देशांक होंगे। देखना ये सर्कल बनाया, वृत्त बनाया, जिसके व्यास ये -3 और ये 4 और ये कितना है? 3 और -4। तो हम इसके केंद्र के बीच के केंद्र के निकालना, मान लो इसके एक्स वाई मान लिए, तो फार्मूला क्या बनता है? x बराबर x1 प्लस x2/2, तो -3 + 3 -3 + 3 बटा 2, तो ये 0/2 मतलब 0। और y क्या होगा? y बराबर y1 प्लस y2/2, तो 4 - 4 4 - 4 कितना हो जाएगा? 0/2, तो ये भी 0, मतलब उसके केंद्र के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 0 0, उसके केंद्र के निर्देशांक 0 0 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, एक सिद्ध किया हुआ कथन जिसे अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रमेय, थ्योरम, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं? थ्योरम कहते हैं, प्रमेय कहते हैं, प्रमेय कहलाता है। अगला प्रश्न है, दो बहुपदों का योग होता है, दो बहुपदों का योग भी क्या होता है? एक बहुपद का होता है, ये भी हम आगे शायद देख चुके हैं। दो बहुपदों का योग भी क्या होता है? एक बहुपद होता है। रैखिक बहुपद के अधिकतम शून्यक होते हैं। रैखिक बहुपद है जिसकी घात 1 है तो उसके कितने शून्यक होते हैं? उसकी 1 ही शून्यक होता है। कितना शून्यक होता है? 1। चर के वे मान जिनको बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है। चर, देखना ये यहाँ फिर गलत आ गया है, ये 4 टाइप हो गया है, चर है ये, ठीक ना। चर के वे मान जिनको बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम शून्यक कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्यक, ठीक है ना, शून्यक कहलाता है, ठीक है। आगे हम देखें, शून्यक है ना, शून्यक। आगे अगला प्रश्न है, रेखी बहुपद ax + b का शून्यक है तो ax + b का शून्यक क्या हो जाएगा? -b/a। अगला है, रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 का आलेख। देखना आलेख कैसे बनेगा? आलेख ऐसा ऐसा बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा? एक सरल रेखा का आंसर क्या आ जाएगा? एक सरल रेखा। अगला है, यदि px एक द्विघात बहुपद है और px का मान कितना है? 0 है, तो द्विघात को क्या कहते हैं? को हम एक शून्य बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? px का मान 0 है, द्विघात बहुपद है, तो उसे क्या कहेंगे? शून्य बहुपद कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? px एक द्विघात बहुपद है। px कैसा एक द्विघात बहुपद है? और एक द्विघात बहुपद है तो px = 0 को कहेंगे, px एक द्विघात बहुपद है और px का मान 0 है तो उसे क्या कहेंगे? हम वर्ग समीकरण कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? वर्ग समीकरण। उसे क्या कहेंगे? वर्ग समीकरण, ठीक है ना। देखना कैसे, जैसे px एक द्विघात बहुपद है, ax² + bx + c, px बराबर एक द्विघात बहुपद है ये, ठीक है ना, px। अब px का मान कितना है? 0, तो इसको 0 आ गया तो ये क्या बन गया? एक द्विघात समीकरण बन गई, द्विघात समीकरण हो गई हमारी, ठीक है ना। आगे क्या होगा, जब किसी अनुक्रम के पदों को किसी नियम द्वारा लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अनुक्रम के पदों को किसी नियम के द्वारा, कौन से नियम के द्वारा? श्रेणी के नियम के द्वारा। कौन सा नियम है? श्रेणी के नियम के द्वारा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, वह अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद से एक निश्चित अंतर रखता है जिसको सार्वंतर कहते हैं। क्या कहलाता है? वो कहलाता है सार्वंतर, सार्वंतर, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 है। तो देखना सूत्र क्या होता है? समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, जैसे ABC है, एक है DEF, दो क्षेत्रफलों का अनुपात ये हो गया। क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। कितना होगा? संगत क्षेत्रफलों का अनुपात 9/16 है
और भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है ना। तो वर्ग का अनुपात करेंगे तो देखना ये भुजाओं उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा। तो भुजाओं का अनुपात कितना होगा, ये ए बी मान लो बी सी कुछ भी है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर जैसे हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3/4। तो अनुपात कितना आ जाएगा 3:4। कितना आंसर आ जाएगा 3:4। दोस्तों इस तरह से हमने कक्षा 10th में त्रैमासिक परीक्षा में आने वाले रिक्त स्थान या सत्य असत्य या ऑब्जेक्टिव किसी प्रकार का ऑब्जेक्टिव को देखा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।